Hello friends, good morning. My name is Manish Kumar. Today I am here to tell about dial indicator. In this dial indicator, we discuss today its definition, construction, working principle, and in last its uses. Now you can see this is the dial indicator. ये हमारा डायल इंडिकेटर है. ये एक्चुअल में हमारे बहुत सारे रेंजेस में आता है, मीन्स अलग अलग डिफरेंट रेंजेस. फॉर एग्जांपल 1 mm रेंज, 10 mm रेंज. अब जब हम इसे अलग अलग रेंज में लेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन भी चेंज हो जाएगी. जब हम मान लो ये एक डायल इंडिकेटर जो मैंने बनाया है, इस डायल इंडिकेटर को दो तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ये है एक, हम इसको 1 mm की रेजोल्यूशन में भी, 1 mm की रेंज में भी बना सकते हैं और 10 mm की रेंज में भी बना सकते हैं. जब हम इस डायल इंडिकेटर को 1 माइक्रोन का लेंगे, 1 माइक्रोन का लेते हैं तो इसकी रेंज हमारी 1 mm बनेगी. कैसे बनेगी वो भी बताता हूँ. 1 माइक्रोन मीन्स इसका लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? द लीस्ट मेजरमेंट मेजर्ड बाय एनी डायल इंडिकेटर इज नोन एज लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन. मीन्स जो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो एक डायल इंडिकेटर ले सकता है उसे हम लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन भी कहते हैं. तो अभी हमने कहा इसको हम 1 माइक्रोन की रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तो 1 माइक्रोन की रेजोल्यूशन के हिसाब से इसकी रेंज हमारी बनेगी 1 mm. 1 mm कैसे बनेगी? ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा सर्कुलर स्केल है जो कि हमारी रेवोल्यूशन को काउंट करता है. ये छोटा वाला स्केल रेवोल्यूशन मेजरिंग स्केल, और ये वाला मेन स्केल है मेन स्केल. तो हमारा हमने कहा एक डिवीजन जो हमारा 1 माइक्रोन का, लीस्ट काउंट मीन्स 1 माइक्रोन का हुआ. तो हमारा मीन्स एक डिवीजन जब मूव करेगा वो करेगा 1 माइक्रोन का. 1 माइक्रोन का मूव करेगा तो हमारा यहाँ 1 पे जब जाएगी नीडल, 1 पे यहाँ हमारे कितने डिवीजन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हो जाएंगे. तो मीन्स 1 माइक्रोन इंटू 10 तो 10 माइक्रोन हो गया. यहाँ हमारे 10 माइक्रोन, एक से जब 0 से जब 1 में जा रहा है तो ये 10 माइक्रोन मूव कर रहा है. तो यहाँ हमारे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 मूव करेगा तो ये करेगा हमारा 0.1 मूवमेंट. मीन्स 0.1 माइक्रोन मूवमेंट करेगा एक रेवोल्यूशन पे. 0.1 mm मीन्स 100 माइक्रोन. 100 माइक्रोन ये मूव करेगा हमारी एक रेवोल्यूशन पे. तो हमारी कितनी रेवोल्यूशन है इसमें? ये भी 10 तक काउंटिंग है. मीन्स ये 10 रेवोल्यूशन मूव करेगा. तो जब हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आता है हमारा 1 mm. तो इसकी रेंज हो गई 1 mm. 10 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इसकी सर्कुलर जो स्केल है ये 10 रेवोल्यूशन ले सकती है मैक्सिमम. तो एक रेवोल्यूशन जो है इसकी 0.1 ले रही है जो कि हमने अभी काउंट किया. तो टोटल 10 डिवीजन हो गए तो 1 mm हमारी इसकी रेंज बनेगी. जब हमारी इसकी एक रेंज 1 mm मूव करेगा तो ये पूरा डायल अपनी पूरी की पूरी रेंज कवर करेगा. एज इन दिस वे वी कैन आल्सो मेक दिस डायल इंडिकेटर 10 माइक्रोन. हम इसे 10 माइक्रोन का भी बना सकते हैं. बनाने का मतलब ये कि ये स्टैंडर्डाइज पहले से बने आते हैं, लेकिन जो मैंने ये डायल इंडिकेटर जो बनाया है इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हम इसकी रेजोल्यूशन चेंज करते हैं तो ये डिफरेंट रेंज का बन सकता है. तो अभी जब हम इसको 10 माइक्रोन का ले रहे हैं तो 10 माइक्रोन का जब हम लेंगे तो मीन्स अभी जो मैंने कहा लीस्ट काउंट, लीस्ट मेजरमेंट मेजर बाय दिस डायल इंडिकेटर, अभी ये 10 माइक्रोन मूव कर रहा है. हमारा एक डिवीजन जो है 10 माइक्रोन का मूव कर रहा है. तो जब ये यहाँ 0.1 एक पूरा 0 से 1 में जाएगा तो इसके अंदर 10 डिवीजन है. 10 माइक्रोन मल्टीप्लाई बाय 10 तो यह हो गया हमारा 0.1 बन जाता है. तो मीन्स ये 0 से 1 में जब जाएगा तो 0.1 मूव करेगा हमारा. और पीछे वाले के केस में क्या, और पूरे एक रेवोल्यूशन में 0.1 मूव कर रहा था वो. इसका जो है रेजोल्यूशन 10 माइक्रोन है, इसलिए ये 0 से 1 में जब जा रहा है तो ये कर रहा है हमारा 0.1 मूव. और 0.1 यहाँ से कर रहा है तो 10 डिवीजन है. तो मीन्स पूरा जब 10 को हम 0.1 मूव कर रहा है मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये हो गया 1 mm. 1 mm मूव करेगा जब पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा. अब इसमें भी 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही हैं तो 10 रेवोल्यूशन में ये हमारा 1 mm कर रहा था मूव एक रेवोल्यूशन पे. 10 पे कितना करेगा? 10 mm.
मीन्स इसकी होगी जब हमारा ये डायल इंडिकेटर 10 माइक्रोन का होगा तो उस टाइम ये 10 mm मूव करेगा। अभी जो मैंने बताया है आपको, ये डायल इंडिकेटर स्टैंडर्डाइज आते हैं। जो भी आप लोगे 10 माइक्रोन का लोगे तो जो भी डायल इंडिकेटर होगा उसकी जो मेन स्केल में बीच में बेजल में मेन स्केल में यहाँ हमेशा लिखा रहेगा कि ये कितने रेजोल्यूशन का है। अभी मान लो मैंने 10 माइक्रोन का लिया है तो इसमें हमेशा ये इस डायल इंडिकेटर में लिखा रहेगा कि 10 माइक्रोन का है। और जब आप 1 माइक्रोन का लेंगे तो उसमें हमेशा लिखा रहेगा 1 माइक्रोन इसकी रेजोल्यूशन है। ऐसे करके ये डायल इंडिकेटर होते हैं। अब इसको मैंने आपको मेज़र करना बता दिया कि कैसे इसको रीड करना है। अब इसके मेन पार्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है बेजल, जो इसकी आउटर बॉडी जो ग्लास आप रोटेट कर सकते हैं उसे कहते हैं बेजल। और मेन स्केल, ये मेन स्केल जो ये बाहर वाली स्केल जो आ रही है आपकी बड़ी वाली स्केल मेन स्केल कहते हैं। और ये हमारा पॉइंटर है जो नीडल मूव करेगी। ये है हमारा एक सर्कुलर स्केल डिवीज़न, मीन्स ये हमारी रेवोल्यूशन को काउंट करती है। सर्कुलर जो स्केल है ये जितनी रेवोल्यूशन हो रही है इस डायल इंडिकेटर में मेजरमेंट के टाइम वो इसे काउंट करेगी। और ये है हमारा स्टेम। ये स्टेम होता है, इसके अंदर हमारा प्लंजर मूव करता है। इसके अंदर एक पुश रहती है जिसके अंदर ये प्लंजर मूव करता है अप एंड डाउन ड्यूरिंग मेजरमेंट टाइम। तो इसकी मैंने आपको ये इसके डिफरेंट पार्ट बता दिए और ये कैसे मेजरमेंट लेता है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी है, ये काम कैसे कर रहा है अंदर से। जैसे अभी हम इसको अप कर रहे हैं तो इसकी मूव कैसे कर रही है नीडल। ये अप डाउन करने से हमें जो निग्लिजिबल मेजरमेंट है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हैं उसको ये मैग्नीफाई करके कैसे दिखा रहा है। इसके अंदर क्या प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है और ये कैसे काम कर रहा है तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी आउटर बॉडी है और मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ इसके अंदर जो इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन को बता रहा है। अभी तो हम ये नॉर्मली ये आउटर बॉडी देख रहे हैं। अब इंटरनल कंस्ट्रक्शन में ये सेम प्लंजर आ गया हमारा, ये प्लंजर। और ये हमारी जो स्टाइलिस है लास्ट में जो मेजरिंग पॉइंट कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो है हमारी काम करती है रैक एंड पिनियन पे। जो मैंने आपको बताया था वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये वर्क करता है रैक एंड पिनियन पे। ये हमारा रैक आ गया और ये हमारा छोटा पिनियन लगा है। ये जब हमारा ये प्लंजर अप एंड डाउन मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है अप एंड डाउन, उस टाइम जो इसके ऊपर जो ये गियर कटे हुए हैं रैक के ऊपर, ये अप और डाउन होने की वजह से हमारे पिनियन को रोटेट करते हैं। जब अप एंड डाउन जाएगा उसकी वजह से हमारा पिनियन रोटेट होगा। तो ये हमारे डिफरेंट गेयर्स लगे हुए हैं G1, G2, G3। इसको हम कहते हैं गियर ट्रेन। इस गियर ट्रेन की वजह से हम जो अपना स्मॉल डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं उसको मैग्नीफाई करके इस बड़ी स्केल में देखते हैं। तो अभी जो है ये स्मॉल गियर जो है ये पहले जो मैंने ऐसे कहा प्लंजर अप एंड डाउन मूव करेगा, उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र करेगा अपनी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में। जब सर्कुलर मोशन में जब ये मूव करेगा हमारा स्मॉल पिनियन, उसके लिए सेम शाफ्ट पे सेम शाफ्ट ये हमारे आगे प्लंजर रोटेट करेगा इस पिनियन को। ये पिनियन आ गया, ये सेम शाफ्ट पे है, सेम शाफ्ट पे ये बड़ा गियर आ गया। फिर G1, ये G1 आ गया, ये G1 रोटेट करेगा। G1 से हमारा ये वाला छोटा गियर रोटेट होगा G2, ये G2। फिर G2 की सेम शाफ्ट पे एक और गियर लगा होगा हमारा G3, ये हमारा G3। और G3 के साथ लगी होती है हेयर स्प्रिंग। ये हेयर स्प्रिंग क्यों लगी होती है, ये इसलिए लगी होती है क्योंकि जब हम हमारे ये गियर छोटे छोटे जो मूव करेंगे उस टाइम पे इनमें बैकलैश प्रोड्यूस होता है। बैकलैश क्या होता है, बैकलैश होता है हमारे जब भी दो गियर मैच कर रहे हों एक दूसरे के अंदर तो बीच में ये थोड़ा गैप रह जाता है। ये जो गैप है उसकी वजह से जो हमारी मेजरमेंट में जो डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं बैकलैश एरर। जो एरर आएगा ये जो हमारा मान लो 1 माइक्रोन का आएगा 2 माइक्रोन का, उसे कहते हैं बैकलैश। तो बैकलैश आ सकता है हमारे इन गियर्स के एक दूसरे से पावर को ट्रांसमिट करने के टाइम। तो उस टाइम को जो गियर
में बैकलैश प्रोड्यूसर है उसे ख़त्म करने के लिए हेयर स्प्रिंग यूज़ करते हैं। ये हेयर स्प्रिंग हमारी राउंड राउंड सी स्प्रिंग होती है, जैसे आपने एक टेप रिकॉर्डर की रील देखी होगी उस टाइप में ये हमारी एक स्प्रिंग रहती है, जो कि हमारा बैकलैश एरर को ख़त्म कर देती है। और यहाँ से लास्ट में हमारी एक नीडल निकलती है पॉइंटर, जो कि हमारा ये पॉइंटर यहाँ से निकलता है। जो भी हमारी फाइन मूवमेंट हो रही होती है, जो मेजरमेंट हम ले रहे होते हैं, उसको वो मैग्नीफाई करता है गेट ट्रेन की हेल्प से। और एट लास्ट इन द लास्ट दैट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस बिग ईयर। और जब हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो उस टाइम ये जो पॉइंटर है, जितनी मेजरमेंट अप एंड डाउन हमने किया होगा या हुआ होगा मेजरमेंट के टाइम, वो ये रेवोल्यूशन उस टाइम रोटेट करके हमें बता देगा कि कितना इसकी एक रेवोल्यूशन टर्न हो रही है, तो इतना इसका 1 mm मूव हुआ या 0.1 मूव हुआ। जिस हिसाब से जो डायल इंडिकेटर होगा उस हिसाब से ये मूव करके हमें बता देगा कि कितना इसकी मूवमेंट हो रही है। अब आपने ये चीज़ तो देख लिया होगी कैसे ये मूव कर रही है अप एंड डाउन, ये समझा गया होगा। अब ये गेट रेंज जो है हमारे इसके अंदर फिक्स रहती है, जो इसके आउटर बॉडी शेल रहता है, और उसमें ये जो हमारा प्लंजर है इसको सपोर्ट करके रखता है, ये फिक्सचर लगा होता है, ताकि ये जो हमारा प्लंजर रोटेट ना करे ड्यूरिंग मेजरमेंट टाइम। अगर ये रोटेट करता है तो ये भी अपना एरर देना शुरू कर देगा, अपनी मर्जी से स्पिनियन को घुमाना शुरू कर देगा, इसलिए इसको फिक्स करके रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ फिक्सचर। और ये एक स्प्रिंग लगी रहती है, ये स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग जो राउंड राउंड होती है, हेलिकल स्प्रिंग वही है। ये स्प्रिंग जो है सिर्फ इसकी मूवमेंट को जब हम पुश करेंगे इसको रिगेन करते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इस डायल इंडिकेटर के अंदर दो हमारी स्प्रिंग लगी होती हैं, एक ये नॉर्मल स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग और दूसरी होती है हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग होती है इसमें जो बैकलैश है उसे ख़त्म करने के लिए, और ये होता है ओनली प्लंजर की मूवमेंट को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिगेन करने के लिए। ठीक है, अब इसकी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी और वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया। वर्क करता है हमारे रैक और पिनियन के ऊपर। और यूजेस बता देता हूँ आपको कि ये यूज़ कहाँ होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलरिटी, रफनेस, राउंडनेस, हम बहुत जगह ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो और इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी की आपको अगर मान लो रफनेस चेक करनी है, ये आपकी कोई सरफेस है और इसमें कुछ इरेगुलरिटीज है, हमें ये चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ डायल इंडिकेटर। तो ये हमारा डायल इंडिकेटर है, इसको हम लगा देंगे, इसको सेट कर देंगे पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है, जब हम ये सरफेस को या डायल को, ये इसका डायल स्टैंड रहता है जिसके ऊपर हम इसको मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग टाइम ये हमारा इधर जाएगा या फिर इधर मूव करेंगे हम डायल इंडिकेटर को। जब डायल इंडिकेटर को इधर उधर मूव करेंगे तो ये मूवमेंट जो इसकी अप एंड डाउन होगी हमारे प्लंजर की, अप डाउन होने की वजह से जो भी डेविएशन यहाँ आएगी, जो रोटेट हो रहा होगा, जितना भी डेविएशन आएगा तो हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये रफनेस के चेक उस केस में, और हम सिलेंडर से भी चेक कर सकते हैं। सिलेंडर से चेक करने के लिए ये शाफ्ट है हमारे, यहाँ हमारा डायल इंडिकेटर है। ये शाफ्ट हमारा किसी बेंच सेंटर में या फिर किसी चीज़ में फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम डायल स्टैंड में डायल लगा देंगे, इसको रख देंगे और इस शाफ्ट को रोटेट करेंगे हल्का हल्का। जब शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो ये कुछ भी इसमें ओवेलिटी या फिर कुछ भी इसमें एरर होगा या फिनिशिंग में, तो वो डायल इंडिकेटर हमें मेजर करके बता देगा कि इसमें इतनी ओवेलिटी है या फिर इतनी इसकी सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं वो इतनी माइक्रोन की आ रही हैं। ऐसे करके हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर और ब्रीफली बता दूंगा। थैंक यू।